हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बुक्स में हम लोगों ने किया था कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से हमारे पास में कंस्ट्रक्ट होती है, किस तरह से वो वर्क करती है। अब हमें देखना है कि एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब हम डाटा को सेंड करते हैं, डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब भी हम लोग लाइट वेव्स को एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसर्ट करेंगे किसी तरीके से, तो वो किस एंगल पर डालना चाहिए जिससे कि हमारे पास में जब लाइट वेव कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर आए तो वहाँ पर उनका क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बने। दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो उसके लिए जरूरी है कि जब मीडियम, एयर मीडियम या आउटर मीडियम से जब भी आप उसको लाइट को इंसर्ट करवाएं तो उसमें हमारे पास में एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। जिस एंगल पर लाइट्स को हम लोग डालेंगे एक्सेप्टेंस एंगल पर, तो वहाँ पर जितनी गैदरिंग होगी लाइट वेव्स की, अलग अलग लाइट वेव्स या अलग अलग डाटा, अलग अलग सिग्नल्स को हम लोग डालते हैं, तो उस गैदरिंग को उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। हमें इसी चीज़ की स्टडी करनी है कि हमारे पास में एक्सेप्टेंस एंगल सबसे पहले हो कितना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑप्टिकल फाइबर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जिसमें कोर और क्लैडिंग है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें पता है, और बाहर का जो मीडियम है ये हमारे पास में होगा एयर। तो अब अगर हमें देखना है कि इस क्लैडिंग और कोर के इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंस हो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक बार हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास में लाइट वेव्स इंसर्ट करवाएंगे हम लोग आउटर साइड में। तो इस चीज़ के लिए मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई ऑप्टिकल फाइबर है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर को अगर सामने से देखेंगे तो आपको इस मार्कर के फ्रंट सरफेस जैसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर अगर लाइट को मैं इंसर्ट करवाऊँ तो कुछ इस तरह से करवाना होगा। अब मैं इसको साइड से आपको दिखाता हूँ। जो डायग्राम अभी आपको दिखने वाला है यहाँ पर कि लाइट वेव इस पेन के साथ में कुछ इस तरह से इंसर्ट होगी, राइट। और इस एंगल पर अगर देखा जाए तो लाइट किसी भी जगह पर आप डाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से मैं इसको रोटेट करवाऊँ तो आपको एग्जैक्टली एक कोण बनता हुआ नजर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टेंस कोन, राइट। ये कोन जैसी शेप होगी, जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं कीप जैसी शेप। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। अगर आप सामने से देखें तो एग्जैक्टली इन सभी एंगल्स पर अगर लाइट इंसिडेंट करवाने पर लाइट वेव अंदर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल बना रही है, तो डेफिनेटली ये सभी डायरेक्शन से हमारे पास में लाइट वेव्स आ सकती है, तो ये कोन जैसी शेप बनेगी। यही हमारे पास में होगा एक्सेप्टेंस कोन। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, कोर और क्लैडिंग को हम लोगों ने काम में लिया और बाहर एयर से हम लोग किसी लाइट वेव को इंसिडेंट करवाएंगे एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो अब यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो सबसे पहले हमेशा की तरह रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, जब भी ऑप्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो हमें जरूरी होता है वहाँ पर नॉर्मल को ड्रॉ करना। तो नॉर्मल अगर यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है नॉर्मल, क्योंकि लाइट वेव इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास में सरफेस है और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल भी बनेगा हमारे पास में इस पॉइंट पर सरफेस के साथ में 90 डिग्री पर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट ए पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास में नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल जो होगा हमारे पास में दिस। तो ये अगर एंगल हमारे पास में, जिसको अगर मैं थीटा एंगल ले लूँ, अगर मैं इस पर भी मल्टीपल केसेस लेकर चलूँगा कि लाइट वेव हमारे पास में कैसे क्लैडिंग पर पहुँचे, क्लैडिंग इंटरफेस पर, और यहाँ पर लाइट वेव क्लैडिंग में ट्रैवल कर जाए, तो हमारे पास में जो सिग्नल या लाइट होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या क्लैडिंग पर जाकर अब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब वो सिग्नल हमारे पास में इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल नहीं करेगा। ये भी केस लेकर चलते हैं, पहले देखते हैं कि कब नहीं करेगा डाटा ट्रांसफ़र। तो इस चीज़ के लिए इनिशियली मैंने इस एंगल को इंसिडेंस एंगल थीटा आई ले लिया फॉर दिस लाइट वेव, और देखते हैं कि हमारे पास में कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर पहुंचकर किस तरह से हमारे पास में एंगल बनाएगी। अगेन हमेशा की तरह यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर ये नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या होगा, लाइट वेव विल ट्रैवल इन क्लैडिंग, और ये क्लैडिंग में जाकर क्लैडिंग के सरफेस पर पहुंचकर एक तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगी, या हम लोग बोलेंगे ये सिग्नल लॉस्ट हो गए, लॉस हो गया इस सिग्नल का, ये हमारे पास में डिस्ट्रॉय हो गया एक तरह से। तो इट मीन कि इस एंगल पर लाइट अगर आ रही है तो ये इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल नहीं करेगी, इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एक और लाइट वेव काम में लेंगे और देखेंगे ये हमारे पास में क्या अंदर ट्रैवल करेगी या नहीं। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा नॉट, ओके। अब अगर थीटा नॉट पर अगर लाइट वेव जा रही है और पॉइंट बी पर पहुंचकर एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के इक्वल एंगल बना दे, अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर का एंगल है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं एग्जैक्टली कि कोर और क्लैडिंग, ना तो ये कोर में ट्रैवल करेगी ना क्लैडिंग में जाएगी, ये इन दोनों के इंटरफेस पर ट्रैवल करेगी। तो इंटरफेस पर कुछ इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाकर ये ट्रैवल करने लग जाएगी।
और इसी तरह से अगर मैं इट मीन कि हमारे पास भी ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कर सकता है। तो इसी तरीके से अब हम लोग लेंगे कि किसी और जगह से, मतलब जैसे मैंने मार्कर के साथ में आपको शो किया था कि एक लाइट वेव अगर नीचे से यहाँ से ट्रैवल करते हुए आ रही है, दूसरी हमारे पास में हम लोग यहाँ से अलग अलग जगह से ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक और लाइट वेव यहाँ पर काम में ले रहा हूँ जो ऊपर से आपको आते हुए नजर आ रही है। ये भी क्रिटिकल एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेगी दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये एंगल हमारे पास में अगेन थीटा नॉट के इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी ये नॉर्मल के साथ में क्रिटिकल एंगल के इक्वल एंगल बनाएगी और कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर ये भी ट्रैवल करने लग जाएगी। तो इट मीन कि यहां पर अगर देखा जाए ये ब्लू कलर की लाइट वेव, इस तरह की कोई भी लाइट वेव अगर कहीं पर भी ली जाए, एनी वेव, ये जितनी भी लाइट वेव्स मैंने बनाई है ये इन दोनों, जो यहां पर ये दो लाइट वेव्स मैंने काम में ली, इन दोनों के बाहर की तरफ है। तो ये सभी लाइट वेव्स कभी भी कोर के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी। इनका डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल बनेगा पॉइंट पर पहुंचने के बाद में, और यहां पर ये क्लैडिंग में जाकर अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये सिग्नल या ये डाटा हमारे पास में लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जितनी भी लाइट वेव्स हमारे पास में इन दोनों के बीच में अगर ट्रैवल करेगी तो आपके पास में बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पूरी तरह से कंडीशंस फुलफिल होगी। तो इसी चीज को देखते हैं हम लोग। अगर अंदर की तरफ कोई भी लाइट वेव हम लोग ट्रैवल करवाए कुछ इस तरीके से, जैसे अगर ये ग्रीन कलर की लाइट वेव को देखा जाए तो ये भी अपने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बनाएगी और ये कोर और क्लैडिंग के अंदर कुछ इस तरह से ट्रैवल होते हुए दिखाई देगी। मींस कि क्लैडिंग में ना जाकर कोर के अंदर TIR शो करते हुए ट्रैवल कर रही है। इसी तरह से और भी कुछ लाइट वेव्स काम में ले लेते हैं जिससे हमें पता चले कि दोनों रेड कलर की जो लाइट वेव्स बाहर से दिखाई थी उनके अंदर अंदर ये ट्रैवल कर रही है। एज पर दिस ब्लू कलर की लाइट वेव भी हमारे पास ट्रैवल कर रही है। इस तरह से ऊपर से दो लाइट वेव्स और मैंने काम में ले ली। बस आपको नोटिस करना है कि ये सभी लाइट वेव्स जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, सभी इन दोनों लाइट वेव्स रेड कलर की लाइट वेव्स के अंदर अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है। और ये सभी हमारे पास में ट्रैवल कर रही है कोर के अंदर, राइट। जो कि हम लोग बोल सकते हैं ये सभी सिग्नल से इसमें डाटा ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो दो हमारे पास में लाइट सिग्नल्स है या लाइट वेव्स है, या ये जो दो मैंने लाइंस मार्क की है, इनके बीच बीच में हमारे पास में जो लाइट वेव्स आएंगी वही कोर के अंदर ट्रैवल कर पाएगी या ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल कर सकती है। तो इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास में कुछ इस तरह से ये कोन बन जाएगा जो मैं आपको मार्कर के साथ में शो कर रहा था। दैट्स द सेम थिंग हियर। तो ये हमारे पास में फॉर्म हो जाता है इसके लिए एक कोन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। ये जो कोन जैसी शेप आपके पास में नजर आ रही है दिस, ये हमारे पास में कहलाता है एक्सेप्टेंस कोन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इसके अंदर अंदर जो भी लाइट वेव्स आएंगी वही हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट कर सकती है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में एग्जैक्टली थीटा नॉट एंगल कितना होगा, इस चीज को हमें डिराइव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में काम की चीजें मैं उन्हीं को काम में लूंगा, बाकी सब चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ। जैसे आपको ये डायग्राम काम में आएगा, इसमें से भी मैं सिर्फ और सिर्फ इन लाइट वेव्स को काम में ले रहा हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो जो काम में आने वाली है उन चीज़ों को रखूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अब हमें करना है थीटा नॉट को डिराइव। तो इसके लिए जैसा आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें अगर देखेंगे तो आपके पास में ये सभी एंगल्स होंगे। अगर ये थीटा नॉट है और यहाँ पर थीटा सी है तो थीटा सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रिपेयर हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम, किसी भी ट्राइंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उनका टोटल हमारे पास में होता है 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा सी, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग इन एंगल्स को काम में लेंगे। सेम डायग्राम मैं वापस बना रहा हूँ। तो एट पॉइंट ए बी सी मैंने इनको नाम दे दिया, और पॉइंट ए पर हमारे पास में हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट ए पर अगर स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करें तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है और म्यू वन जिस मीडियम से लाइट आ रही है। तो यहां पर हमारे पास में जो कोर के बाहर का सरफेस था उस जगह पर हमारे पास में था एयर, राइट। तो म्यू वन हमारे पास में हो जाएगा म्यू एयर, जिसको आप लोग इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हैं बाद में। फिलहाल के लिए हम लोग इसको म्यू एयर लेकर चलेंगे, राइट।
यही चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो साइन आई, मतलब कि एंगल आई को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं, दैट इज थीटा नॉट, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा नॉट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास में ये वाला एंगल है, राइट। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कितनी वैल्यू है हमारे पास में, 90 माइनस थीटा सी, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मार्क किया था इसको। तो अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाए तो उसके लिए जरूरी है हमारे पास में μ2 और μ1। μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, जिसको मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, और μ1 इज μ0, जिसको हम लोग बाद में एयर भी ले सकते हैं या 1 कर सकते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं उठाकर इसमें पुट कर दूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास में इसका रिलेशन तैयार हो जाएगा कि साइन थीटा नॉट ओवर साइन 90 माइनस थीटा सी म्यू कोर ओवर म्यू नॉट, राइट। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हम लोग इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में साइन 90 माइनस थीटा सी, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर थीटा सी है हमारे पास में तो हम लोग यहाँ पर इसको थीटा सी कर देंगे, इसीलिए हमारे पास में यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा सी की जगह पर कॉस थीटा सी आ गया। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। कुछ इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि कॉस थीटा को हम लोग यूज कर सकते हैं एज दिस। अब यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, मींस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर लगाने के लिए अगेन हमें यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस एंगल, ओके। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो भी हमारे पास में नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल होगा वो, अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री होगा। तो इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि एट पॉइंट बी एंगल हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल्स टू थीटा सी, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया था, और बी पर हमारे पास में आर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमारे पास में 90 डिग्री बनेगा, ओके। और μ1 और μ2, यहाँ पर अगर देखा जाए μ2 कहाँ लाइट को जाना था, क्लैडिंग के अंदर, तो यहाँ पर μ2 होगा हमारे पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 होगा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा कि μ2 इज म्यू क्लैड एंड μ1 इज म्यू कोर। तो इन दोनों वैल्यूज़ और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने पर हमारे पास में ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, साइन थीटा सी ओवर साइन 90 दैट इज इक्वल टू म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। साइन थीटा सी विल बी म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा सी की वैल्यू को पुट कर देंगे इस जगह पर। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो म्यू नॉट साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू कोर अंडर द रूट 1 माइनस म्यू कोर ओवर म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर होल स्क्वायर, और ये पूरे का रूट। एक बार हम लोग ये इक्वेशन वापस लिख लेते हैं, दैट इज साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू कोर ओवर म्यू नॉट म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैड स्क्वायर ओवर म्यू कोर स्क्वायर, राइट। इस चीज में अब अगर इसको सोल्व करें तो म्यू कोर स्क्वायर और रूट ये हमारे पास में हो जाएगा डिनोमिनेटर। नीचे जो क्वांटिटी है जिसको हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास में रह जाएगा म्यू कोर, और नेक्स्ट हमारे पास में लाइन तैयार होगी साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू कोर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और अंडर द रूट सिर्फ रह जाएगा हमारे पास में म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैड स्क्वायर, क्लैडिंग या क्लैड आप लिख सकते हैं, और इसके डिवाइड में आएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये आएगा हमारे पास में म्यू। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि म्यू कोर से म्यू कोर कैंसिल, और अब मैं म्यू नॉट की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो हमारे पास में ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतना सा, म्यू स्क्वायर ऑफ कोर माइनस म्यू क्लैड स्क्वायर। ये है हमारे पास में साइन थीटा नॉट। तो इसी चीज को थोड़ा ढंग से लिखकर देख लेते हैं एक बार कि जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में जैसे मैंने बोला कि म्यू कोर रह जाएगा, म्यू कोर से म्यू कोर को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और म्यू नॉट जो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वल्स टू 1, क्योंकि म्यू नॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो बाहर का मीडियम हम लोगों ने एयर लिया था उस चीज को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं।
तो हमारे पास साइन थीटा नॉट आ जाएगा दिस, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। और क्योंकि थीटा नॉट पता करना है तो थीटा नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड में साइन इन्वर्स कर देंगे। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से जानते हैं कि कुछ हिस्से से हमारे पास में थीटा नॉट की वैल्यू प्रिपेयर हो जाएगी। यही है हमारे पास में एक्सेप्टेंस एंगल, राइट। तो ये है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए कि वो ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट कर सके, ऑप्टिकल फाइबर में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसफर कर सके। तो बाहर से जिस एंगल पर डालना है वो है थीटा नॉट। तो अब इसके बाद में हमें करना है कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गैदरिंग ऑफ लाइट, तो इक्वेशन हमारे पास में यही काम में आएगी न्यूमेरिकल अपर्चर की, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा नॉट के इक्वल होता है ये। वैसे हमारे पास में न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर, लेकिन डिटेल में अगर हम लोग जाए तो उसके लिए कैसे सोल्व करना है वो आपको बताता हूँ। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं गैदरिंग ऑफ लाइट वेव, कि कितनी लाइट वेव एक जगह पर हम लोग गैदर कर सकते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज मेजर ऑफ गैदरिंग ऑफ लाइट, राइट। तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा हो म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लैड, तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाता है जो आप लोग छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। बिल्कुल इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन दोनों के लिए। तो ये हमारे पास में प्रिपेयर हो जाएगा म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड मल्टीप्लाई बाय म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड कुछ हिस्सा से। तो हम लोग कुछ हिस्सा से लिख सकते हैं इसको, अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड और इसका निकाला जाए एवरेज, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू कोर। तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। जो एवरेज वैल्यू है वो म्यू कोर के इक्वल हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां अगर कुछ हिस्सा से किया जाए कि म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड, इसकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारे पास में कुछ हिस्सा से हो जाएगा म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड इक्वल टू 2 ऑफ म्यू कोर। तो यही चीज मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो कुछ हिस्सा से बन जाएगा 2 ऑफ म्यू कोर इंटू म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड और पूरे का अंडर रूट, राइट। अब इसमें एक छोटा सा काम और करेंगे कि म्यू कोर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू कोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब ऐसा करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाएगा म्यू कोर का स्क्वायर इन दोनों से, और ये जो एक चीज है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका ये जो मैंने बनाया यहाँ पर म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर, इसको हम लोग बोलते हैं डेल, जो कि हमारे पास में इसका फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है, फ्रैक्शनल डिफरेंस ऑफ इंडेक्स। ये एक न्यू क्वांटिटी आप लोगों के पास में है, जो कि नॉर्मली हमारे पास न्यूमेरिकल्स में या ऑप्टिकल फाइबर की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब काम में आता है। ये वैल्यू हमें गिवन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये चीज बन गई डेल, और म्यू कोर का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास में अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर का। तो यू हैव टू रिमेंबर कि हमें एक ये फॉर्मूला याद रखना है टू सोल्व न्यूमेरिकल, और एक ये, इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, प्लस ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग इनके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी हमारे पास में लाइट की गैदरिंग होगी एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर के छोटे से सिरे पर हमारे पास में कितनी लाइट वे गैदर कर सकती है, कितनी एक साथ हम लोग इंसिडेंट करवा सकते हैं, वो इसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो बुक को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बुक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे। थैंक्स फॉर द डे।